नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्री सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मेंस परीक्षा के हिसाब से सेकंड पेपर के खंड बी में शिक्षा से संबंधित मुद्दों की क्लास कर रहे हैं। उसी दिशा में कुछ क्लासेस अभी और करनी है। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखें जो शिक्षा से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम लोग शिक्षा से संबंधित कुछ नीति जो बनी है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय नीति 1968 और 86 की चर्चा होगी। इसी में जो 92 का संशोधन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उन्नीकृष्णन समिति की चर्चा कर लेंगे, इनकी जो बेस बात है उसकी चर्चा करते हैं। एक क्लास की एक लेक्चर आपका संवैधानिक प्रावधानों का होगा, एक लेक्चर नीति का होगा और एक लेक्चर जो होगा अपना अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई, इसकी चर्चा हम लोग एक अलग से क्लास में करेंगे, एक अलग वीडियो में। फिर इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में छोटा सा। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो अभी हाल ही का है, करंट अफेयर्स में भी है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो जाकर के आपका शिक्षा या स्कूली शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक पूरा होगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा है शिक्षा से संबंधित, मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेद जो हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1950 में, देखिए जब बात हम लोग स्कूली शिक्षा की करते हैं तो इसका मतलब होता है सार्वभौमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये मतलब भी होता है। 1950 में एक संवैधानिक अधिदेश 1952 जारी किया गया जिसकी भाषा थी, यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं संविधान की, फिर आते हैं प्रस्तावना और संविधान के विभिन्न भागों में। 1950 में एक संवैधानिक अधिदेश जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर यह सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करे। ठीक है, तो क्या भाषा थी इसकी? 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के अंदर राज्य यह सुनिश्चित करे कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं। ठीक है, इसी आधार पर फिर सारी बातें शुरू होती हैं। इसी आधार पर ये बातें शुरू होती हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से रिलेटेड विभिन्न प्रावधान आते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रावधान लाए जाते हैं और उन प्रावधानों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। संविधान के भाग पहले तो प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में शिक्षा से संबंधित डायरेक्ट तो कोई बात कही नहीं गई है, लेकिन जो बातें कही गई हैं उनमें से बातें झलकती हैं मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भाषा वाले आर्टिकल्स में। ठीक है, तो प्रस्तावना में सबको समान अवसर, समानता, स्वतंत्रता आदि की बात की गई है। ये हमारे बेसिक मूल्य हैं और इन मूल्यों को शिक्षा के जरिए उतारने की कोशिश करना हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो है भाग 3 से शुरू करते हैं। इसको आप सीधे सीधे ऐसे नोट करते जाइएगा कि संवैधानिक प्रावधान जो शिक्षा से, स्कूली शिक्षा या शिक्षा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो भाग 3 में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A कहता है कि सभी को बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए। बेसिक शिक्षा की बात करता है। बेसिक शिक्षा किस शिक्षा को कहते हैं? जो प्रारंभिक शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। यह आर्टिकल शिक्षा के अधिकार की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ठीक है, 21A आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 में इंसर्टेड किया गया, जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से यह बात स्पष्ट की गई कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का बेसिक अधिकार होता है, मतलब शिक्षा एक अधिकार है, शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अतः उन्हें मिलना चाहिए। तो भाग 3 का आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ करके यह बात स्पष्ट करता है कि शिक्षा मूल अधिकार है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा,
आर्टिकल 28 भाग 3 का ही आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा की बात करता है। कहता है कि कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की छूट होगी। धार्मिक शिक्षा की जगह पे धार्मिक प्रार्थना शब्द लिखा है, धार्मिक प्रार्थना शब्द लिखा है, ठीक है। तो धार्मिक प्रार्थना की छूट होगी। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, अतः राज्य किसी को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को उनके विद्यालयों में धार्मिक प्रार्थना की छूट दी जा रही है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 28 के तहत, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 29(1). आर्टिकल 29(1) कहता है कि अल्पसंख्यकों को, ये भी किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को बनाए रखने एवं उनके संवर्धन आदि की छूट होगी, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता दी जा रही है, उनमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, अर्थात छूट दी जा रही है, ठीक है। भाग 3 का 29(1) के बाद 29(2) हम लोग देखते हैं। तो 29(2) में भी अल्पसंख्यकों से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 29(2) कहता है कि शिक्षण संस्थानों में भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 की भाषा है, भाग 3 का अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उसका प्रशासन आदि करने का अधिकार होगा। तो किसी भी अल्पसंख्यक को, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, जनजाति अल्पसंख्यक, कई डायरेक्शन में देख करके सोचेंगे तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति होगी कि वो अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, स्वायत्तता दी गई है यहाँ पे, और उनका प्रशासन वो कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आर्टिकल 30 में की गई है। तो इस प्रकार से भाग 3 के अनुच्छेद 21(a), 28, 29(1), 29(2) और 30 में शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 4 में देखते हैं। भाग 4 जैसा कि हम लोग जानते हैं DPSP है। तो भाग 4 की यदि हम लोग चर्चा करें तो भाग 4 के आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कार्य शिक्षा एवं सार्वभौमिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। देखिए क्या बात कही गई है? कार्य शिक्षा। तो हम लोग शिक्षा संबंधित बात करेंगे तो यहाँ पे बात कही है कार्य शिक्षा एवं सार्वभौमिक सहायता प्राप्त करने का नागरिकों का अधिकार होगा, ठीक है। ये DPSP राज्य के कर्तव्य के तौर पर वर्णित किए गए हैं और नागरिकों को जो राज्य अपने स्वेच्छा से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरी बात आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल 21 शिक्षा के प्रारंभिक या मूल अधिकार की बात करता है, जो बेसिकली 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है, और आर्टिकल 45 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। इसी आर्टिकल के आधार पर जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं
या इससे कम के भी बालक हैं, बेसिकली 3 से 6 प्राइमरी स्कूल वाले, प्री प्राइमरी स्कूल वाले बालक हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। ठीक है, जिसको प्री स्कूल एजुकेशन या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि जो जनजाति, अनुसूचित जातियां या कोई निर्बल वर्ग है, उन वर्गों को शिक्षा संबंधी उन वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा राज्य करेगा या शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति या निर्बल वर्गों की शैक्षणिक हितों का संरक्षण ये राज्य करेगा। ठीक है, आर्टिकल 46 भाग 4 में। इसके अलावा भाग 4 का कहता है, उसको भी समझ लीजिए। भाग 4 का में आर्टिकल 51A की भाषा है कि पालकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। तो यहाँ पे पालक या अभिभावकों का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। इसमें भी वही बात है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। इसमें ये भी आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भाग 4 और भाग 4 का की बात थी। आर्टिकल 237 भाग 8 में एक प्रोविज़न है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड। आर्टिकल 237 में एंग्लो इंडियन को शिक्षा से संबंधित अनुदान दिया जा सकता है। तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसको भी दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा भाग 17 में जब हम लोग आते हैं तो भाषा संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं जो शिक्षा से रिलेटेड हैं। तो भाग 17 में आर्टिकल 343 यह भाषा की बात करता है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी, इसकी बात करता है। 344 में कहा गया कि राजभाषा हिंदी होगी, तो हिंदी में शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 350 कहता है कि शिकायतों के लिए राज्य की भाषा का उपयोग किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि शिकायत करता है तो अपने राज्य की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। छूट दी गई है भाषाई राज्यों को, मतलब जो गैर हिंदी भाषाई राज्य हैं उनको। 350A कहता है कि शिकायतों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा लगभग विलुप्त होने वाली है या बहुत कम उस भाषा की आबादी बची हुई है, तो उनके बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है, मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे किससे रिलेटेड? शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में उपबंध किए गए हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।